गुड इवनिंग। आप लोगों को आवाज मिल रहा है? आप लोगों को वॉइस? गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके। कोई यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। कोई भी क्वेश्चन है जीएस से संबंधित जो अभी तक बताया गया है, या आप जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, नहीं है तो फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को मेडुअल हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहे थे, जिसको एमबीटी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम ना लिख के जो आप एमबीटी लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था क्या है? गायसुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। उनके बाद उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बनता, जिनका बचपन का नाम जोना खा था, या जूना खा या जोना खा कहते हैं। और सबसे ज्यादा सल्तनत पीरियड के सबसे स्कॉलर या विद्वान सुल्तान थे। लेकिन उनके प्लान क्या है, फेल हो गया था, इसलिए उनको पागल या मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। देखिए, क्या होता है कि आप कितना बुद्धिमान है और कितना पढ़े लिखे, इससे मतलब नहीं होता है। आपका कितना सक्सेस है उससे ज्यादा सोसाइटी में डिफाइन होता है। तो हमारे सोसाइटी में जो अच्छे और बुरे इंसान का मेन होता है सक्सेसफुल से लगाया जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लगा रहेंगे आप। तो इनके क्या था, विद्वान तो थे लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं थे। तो सक्सेसफुल नहीं थे तो उनको प्लानिंग सही नहीं हुआ था। इसलिए देखिए, जो क्या होता है समय से पहले के बारे में सोच लेता है, उनके कभी कभी उनका प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है। बहुत से लोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, किन्हीं किन्हीं का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, वही क्या होता है। क्योंकि न्यूटन से पहले ऐसे था कि न्यूटन ने ही पहले ग्रेविटी के बारे में सोचा था। उससे पहले भी बहुत से लोगों ने सोचा होगा, लेकिन उनके क्या होता है, चीज सफल नहीं हो पाया। और न्यूटन उसमें सक्सेस हो पाया तो उन्हीं का नाम जानते हैं हम लोग। ऐसे नहीं है कि न्यूटन से पहले और बाकी लोगों ने नहीं किया है, बहुत से लोगों ने इसमें रिसर्च। जैसे एडिसन है, एडिसन ने बहुत सारे, उनसे भी पहले लोगों ने किया है। और एडिसन ने भी कितने एक्सपेरिमेंट किया है, 10,000 करीब एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जो आपको इलेक्ट्रिक बल्ब मिला है, 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद मिला है। तो उनके प्लानिंग क्या सक्सेस। अब देखते हैं उनके प्लानिंग, देखते हैं। पहले हेडिंग डाल दीजिएगा आप, जिसको एमबीटी कहते हैं। ये इनका बचपन का नाम क्या था? जोना खा, या कहीं कहीं पे जूना खा मिलता है। ये जो खान है ना, खान किसी का टाइटल नहीं था, ये एक उपाधि हुआ करता था। जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको खान कहा जाता था एंशिएंट पीरियड में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग का टाइटल है जो उनके वर्किंग पे रखा गया है। तो ये भी क्या है, उनके जो वर्क था उन्हीं पे रखा गया है, खान। देखिए, इन्होंने 5 प्लान शुरू किया था। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन, कैपिटल को रिप्लेस किया था। तो बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे किया था। दूसरा था दोआब में कर वृद्धि। तो थर्ड देखिएगा, सांकेतिक मुद्रा, जिसको टोकन मनी कहा जाता है। तीसरा है दोआब में कर वृद्धि, यानी टैक्स इंक्रीज इन दोआब। कराचिल राशन अभियान,
और 5वां है कराचिन अभियान। तो पहला है आपके कैपिटल एक्शन। इनका कैपिटल पहले कहाँ था? दिल्ली से ये लोग ले गए थे दौलताबाद। तो दौलताबाद है इसका महाराष्ट्र। इनका जो साम्राज्य था उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों मिला हुआ। यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे क्या है आपके महाराष्ट्र में है दौलताबाद। यहाँ पे दक्षिण भारत का जब है तो वहाँ पे कैपिटल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे तो कैपिटल क्यों बना जाए? सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अब सही है आवाज? एक बार बता दीजिएगा अब सही है आवाज? यस सर, अब ठीक आ रही है। ओके। इधर लाइट नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ कैपिटल को चेंज करने का मेन मकसद था कि कैपिटल क्या सेंटर में लाता, जिससे क्या था पूरे जो एम्पायर था उसको क्या है सही से प्रशासन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आया था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उस समय क्या था 1300 मील था। 1300 क्या है मील, माइल से कहते हैं। और ये जो प्लानिंग किया गया था जून के महीने में किया गया। आप जानते हैं कि जून के महीने में यहाँ कितना गर्मी होता है। तो जो सुल्तान थे उनके जो कर्मचारी थे जो बड़े बड़े, वो लोग तो क्या है अच्छी जगह अच्छे साधनों से गए होंगे, लेकिन जो छोटे कर्मचारी थे या जो दिल्ली के जो जनता थे, जो कारीगर थे, जो क्या है सुल्तान के लिए वहाँ के जनता के लिए जो सामान बनाते थे ना, वो तो पैदल ही गए होंगे। तो धूप में क्या हुआ कि अधिकतर लोग क्या था जो पैदल गए होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे उनका किसी किसी का मृत्यु हो गया। और कुछ लोग क्या है वहीं पे ही क्या होता जहाँ उनको अच्छा लगा वहां पे ही क्या बस। फिर क्या होता जैसे दिल्ली से जब दौलताबाद पहुंचे तो दौलताबाद में भी क्या है जैसे पहुंचे तो दिल्ली में क्या विद्रोह होना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में रह के उत्तर भारत का प्रशासन किया जा सकता है उसी प्रकार से दौलताबाद में रह के क्या दक्षिण भारत का प्रशासन किया जा सकता है, लेकिन उत्तर भारत के प्रशासन करना वो मुश्किल काम था। तो इससे क्या होगा बाद में क्या है सुल्तान ने क्या यहाँ से फिर से दिल्ली पहुंचना शुरू किया, लेकिन उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने दिल्ली जाने से मना किया। इससे क्या हुआ कि जो लोग बहुत से लोग मृत्यु भी हो गया और बहुत से लोग को दिल्ली भी नहीं गए। तो क्या उनका प्लानिंग क्या अनसक्सेस हो गया। लेकिन इससे एक काम हुआ है, इसमें एक काम हुआ कि जो मुसलमान थे उनका दक्षिण भारत में प्रवेश हो गया। पहले अधिकतर जो मुसलमान थे वो दक्षिण भारत में थे, उत्तर भारत में ही रहते। तो जो मुस्लिम संस्कृति है वो दक्षिण भारत में भी क्या होता है इसमें प्रचार हुआ। अब देखिए इस दिल्ली में जब राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया है तो बहुत सारे धन की कमी हुआ होगा। तो उन्होंने सोचा कि जो चांदी और जो सोने के जो सिक्के हैं उनको कम मूल्य वाले जो धातु है उनके सिक्के के बराबर उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, जिससे क्या होगा जो घाटा हुआ है उस घाटे को क्या पूरा किया जा सकता है।
इसके लिए उन्होंने क्या है टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट किया। कि आजकल आप लोगों के पास जैसे मान लो 2000 का नोट तो बंद हो गया, 500 या 200 100 का जो नोट है, क्या ये रियल, देखिए दो तरह के कॉइन्स होता है या मुद्रा होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है क्या है टोकन मनी करता है और एक टोकन मनी करता है। एक जिसको आप वास्तविक मुद्रा कहते हैं, वास्तविक मुद्रा, और एक को कहते हैं क्या सांकेतिक मुद्रा, को टोकन मनी कहते हैं। इसमें अंतर देखिए क्या है, मान लेते हैं आपके पास 200 रुपए का नोट है, ये जो नोट है, नोट को हम क्या कहेंगे टोकन मनी। लेकिन अगर 200 रुपए के बराबर एक सोने का सिक्का है, इसका सिक्का है गोल्ड का कॉइन है, ये 200 मार्केट प्राइस है, इसमें 200 रुपए का क्या है, ये मार्केट प्राइस है समझिएगा, तब इसको क्या कहेंगे रियल मनी। जैसे समझिएगा मान लेते हैं कि आपके पास 200 रुपए वजन के यानी भार के एक सोने का सिक्का है, तो उस सोने के सिक्का को आप कहीं पे भी ले जाएंगे तो 200 रुपए ही होगा, तो वो टूट जाए कुछ भी हो जाए बीच में कट भी जाए कोई है, लेकिन उसका वजन अगर उतना ही रहेगा तो वो हर जगह पे क्या था वो 200 रुपए ही माना जाएगा। इसलिए ऐसे जो क्वाइंस होता है, ऐसे जो मनी होते हैं उसको रियल मनी कहा जाता है या वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। लेकिन देखिए ये जो 200 रुपए के आपके पास जो नोट है ना, ये नोट क्या है बनने में 200 रुपए नहीं लगा है, जैसे सोने का 200 रुपए का सोने का कॉइन 200 रुपए का सोना लगा के बनाया गया है, लेकिन 200 रुपए का जो नोट है ना उसको बनने में 2-3 रुपए खर्चा होगा, 2 से 2.5 रुपए खर्चा होता है, 2 रुपए मान के चलते 200 रुपए के नोट बनने में इसका कितना रुपए खर्चा हुआ, 2 रुपए खर्चा। इसका अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 रुपए का है, तो इसका रियल प्राइस देखिए, इस नोट का रियल प्राइस क्या है 2 रुपए। अगर मान लेते हैं जैसे नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें अगर बोलते कि 500 और 1000 रुपए के नोट हम नहीं लेंगे या अभी 2000 का हुआ है, तो वो 2000 आपके लिए कागज बन जाता। उसको अगर आप कागज के बराबर अगर भाव में बेचते तो 3 रुपए मिलता, 3000 2000 रुपए के नोट। तो उसी प्रकार से 200 रुपए के नोट अगर आप चलने से बाहर हो जाएगा तो कागज को अगर आप बेचेंगे तो 2 रुपए से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, कोई लेगा ही नहीं, तो उसका रियल प्राइस क्या है 2 रुपीज है। लेकिन उसका क्या होता है टोकन वैल्यू कितना है, टोकन वैल्यू उसका 200 रुपए। कहीं को भी आप ले जाएंगे मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो उसको 200 रुपए के सामान आपको इस नोट से मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अगर उसको बैन कर दिया, उस मनी को अगर आप उस नोट को अगर आप बाहर मार्केट में बेचेंगे तो आपको 2 रुपए ही मिलेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि सोने और जो चांदी के जो मुद्रा था या जो मनी था उसके बराबर तांबे और क्या है कांसे के मुद्रा क्या होता शुरू कर दिया। अब बताइए सोने के मूल्य के बराबर अगर तांबा का मूल्य बना दिया गया, समझ लीजिएगा, जिसको ज्वेलर कहा जाता है, वो लोग ने अपने घरों में क्या होगा तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया, और तांबे के सिक्के बनाकर जो राजकोष है वहां से सोने के सिक्के का एक्सचेंज कर लिया। अब बताइए अधिकतर सोना किसके पास आ गया, इन व्यापारियों के पास आ गया, और राजा के जो राजकोष है वो खाली हो गए, उसमें तांबे तांबे रह गए। अभी भी आप लोग जानते हैं कि हमारे जो नोट छपते, अगर इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसके लिए क्या है भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए का क्या होता है मिनिमम क्या होता है बैलेंस रखना होता है। अगर आप भारत सरकार के पास अगर 200 करोड़ रुपए का मिनिमम बैलेंस नहीं होगा, उसमें से क्या है 85 करोड़ रुपए क्या था गोल्ड के रूप में होना चाहिए, और 115 जो करोड़ है वो विदेशी मुद्रा में होना चाहिए। अगर इतना मुद्रा नहीं होगा तो भारत के जो आरबीआई वो नोट नहीं छपा सकता है। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो जितना ज्यादा बनता है ना तो देश का क्या होता है इकोनॉमी उतना मजबूत होता है। अगर फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे देश में जितना कम हो जाएगा तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक स्थिति है वो कमजोर होगा। आप लोगों ने एक घटना सुना होगा 1991 में, 1991 में जब भारत में एलपीजी शुरू किया था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और क्या है जो
वैश्वीकरण जिसको शुरू किया गया था, उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास क्या विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन देखिए, अगर भारत देखिए हम अगर सऊदी अरब से या अमेरिका से अगर कच्चा तेल मँगाते हैं ना, तो वो लोग क्या होता है हमारे रुपए के बदले में तेल नहीं देते हैं। समझ लीजिएगा बात को। वो लोग किसमें देते हैं? वो लोग डॉलर में देते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सचेंज होता है मनी वो डॉलर में आता है। तो डॉलर में जब आता है तो हमारे रुपए का कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो भारत के जो रुपया है वो क्या होता है, उसको इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा नहीं मिल रखा है। 5 देशों की करेंसी है उसको इंटरनेशनल दर्जा मिला रखा है कि इंडिया का नहीं मिला रखा है। इसलिए क्या भारत अपने रुपए पे व्यापार नहीं कर सकता है। भारत को अगर व्यापार करना होगा या तो डॉलर में करना पड़ेगा या पौंड में करना पड़ेगा, स्टर्लिंग में करना पड़ेगा, येन में करना पड़ेगा या युआन में करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका का डॉलर है, पौंड किसका है? पाउंड या पौंड कहते हैं ब्रिटेन का है। उसके बाद स्टर्लिंग का इसका है जर्मनी का है। उसके बाद क्या है येन किसका है? जापान का है और युआन किसका है? चाइना का है। तो ये जो 5 करेंसी है इसको इंटरनेशनल करेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है फॉरेन ट्रेड होता है यानी विदेश व्यापार होता है। भारतीय रुपए में विदेश व्यापार नहीं होता है, समझ लीजिएगा। तो उसी प्रकार से जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का मेन मकसद था कि जो उनको राजधानी परिवर्तन में जो घाटा हुआ था, उस घाटे को पूरा करना। लेकिन जो सुनार थे या जो ज्वेलर थे, ये लोग बहुत चालाक निकले। उन्होंने क्या है, सभी चांदी और सोने के सिक्के के सोने वापस ले लिया, उसके बदले में क्या तांबे के सिक्के राजघराने में कर दिया। तो ये क्या है, ये सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था, ये भी खत्म हो देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो चाइना है, उसने सबसे पहले टोकन मनी शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए, जो करेंसी है, जो नोट अगर जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले जो सांकेतिक मुद्रा है या जिसको नोट कहते हैं आप लोग, इसको शुरू किसने किया था? चीन ने शुरू किया था। और इसको देखा-देखी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भारत में स्टार्ट किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। समझ लीजिएगा, बाद में जब अंग्रेजों ने चलाया था, तो उसके बाद ये चल पाया। तो भारत में देखिए वर्तमान में जो आधुनिक नोट प्रथा जिसे देखते हैं या जो टोकन मनी आप लोग देखते हैं ना, ये अंग्रेजों ने चलाया था। ठीक है, धनिक है। उससे पहले भारत में क्या है इस तरह के टोकन मनी नहीं होते थे, बल्कि रियल मनी हुआ करता था। तो ये भी फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उन्होंने क्या दोआब में टैक्स को वृद्धि कर दिया क्योंकि घाटा होने लगा था। दोआब किसे कहते हैं? देखिए, गंगा यमुना का जो बेल्ट है ना, इसको आपको पता है 2 नदियों के बेल्ट के जो बीच का जो मैदान होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो गंगा यमुना का बेल्ट जो है ना बहुत उपजाऊ था। तो यहाँ पे क्या है किसानों से टैक्स ज़्यादा कर दिया। लेकिन जिस वर्ष टैक्स ज़्यादा कर दिया उस वर्ष सूखा पड़ गया यहाँ पे, बारिश नहीं हुई। अब बताओ किसान ने क्या है जैसे टैक्स वसूलना अधिकारी लोग शुरू कर दिया, कर्मचारी लोग शुरू कर दिया, तो किसान खेत छोड़ के भाग गए। तो टैक्स भी नहीं आया और अधिकारी का जो उत्पीड़न हुआ उससे किसान क्या है खेत छोड़ के भाग गए। तो ये भी घाटा हो गया। तो इसी के बाद देखिए जब ये दोअब में कर वृद्धि जब असफल हुआ तो उन्होंने एक नया विभाग शुरू किया था जिसको कहते हैं दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही विभाग शुरू किया था। ये दीवान-ए-कोही है ना इसको कृषि विभाग कहा जाता है। कृषि विभाग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो भारत में अगर देखा जाए तो पहली बार है सल्तनत काल में पहली बार अगर कृषि विभाग अगर किसी ने बनाया था, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उन्होंने क्या है एक ऋण व्यवस्था शुरू जिसको कृषि ऋण कहते हैं, कृषि ऋण शुरू करवाया था। कृषि ऋण को क्या कहते थे? तकाबी ऋण कहा जाता था। आज भी देखिए बैंक वाले कृषि लोन देते हैं, तो कृषि जो एग्रीकल्चर जो लोन है उसी को इसमें तकाबी लोन कहते थे, तकाबी के ऋण कहा जाता था। तो ये कृषि विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आता है खुरासान अभियान। देखिए खुरासान क्या है? चीन और जो इस समय जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ का क्षेत्रों को क्या कहते हैं? खुरासान कहा जाता है। तो वहाँ के जो राजा थे उसने उस क्षेत्र पे क्या है चाइना के जो और जो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में कब्ज़ा करना चाहते थे। तो उसमें क्या है मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता माँगा था। बोला कि युद्ध के बाद जो भी लाभ होगा आप आपस में बाँट लेंगे। इसके लिए क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 लाख सेना इकट्ठा कर लिया और उनको 1 साल का नगद वेतन दे दिया। 3 लाख सेना इकट्ठा किया, उनको क्या नगद वेतन दे दिया गया।
अब नकद वेतन दिया, लेकिन क्या था जब ये आधे रास्ते में पहुँचा, तो खुरासान का जो राजा था उसको हटा के कोई दूसरा राजा बन गया। अब दूसरे राजा के साथ क्या होता संधि नहीं था, जिसके साथ संधि था वो बत्ती से हट गया। तो ये प्लान भी क्या असफल हो गया। तीसरा था ये कराची, देखिए ये जो है ना ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों को कहा जाता है। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को, इसमें अभियान करना चाहा, लेकिन जैसे ही आर्मी उस क्षेत्र में पहुंचा, तो उनमें क्या मलेरिया और प्लेग फैल गया सेना में। और सेना में जब मलेरिया और प्लेग फैल गया तो सेना ही खुद मरने लगे। तो ये अभियान भी क्या उनका फेल हो गया। तो कुल मिला के उनके 5 अभियान थे और पाँचों अभियान में वो असफल रहे। इसलिए उनको क्या है मूर्ख कहते हैं, लेकिन क्या था अपने समय में वो बहुत आगे थे, लेकिन क्या था उनका प्लान समय के अनुसार क्या होता है एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया, इसलिए उनको क्या है सही नहीं माना जाता है कि उनके प्लान सब गलत थे। ये उनके 5 प्लान थे, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इनके समय पे एक राजदूत आया था, जिनको इब्न बतूता कहते हैं। ये मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ये कहाँ से आए थे? मोरक्को। मोरक्को एक अफ्रीका देश था, अभी कोई पूछ लेता है, मोरक्को से आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखा, जिसको कहते हैं रेहला। बुक का नाम क्या है? अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट देखिए, लास्ट 2 पॉइंट क्या था कि खुरासान क्या था, एक जगह है जो चाइना, अफ़गानिस्तान और जो तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में है। उस पर एक राजा थे जो चाइना पर क्या है आक्रमण करने वाले थे, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक को ये बोला था कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, और जो भी लूट-माट करेंगे युद्ध में जो होगा उसका हम लोग बाँट बाँट लेंगे आपस में। इसके लिए 3 लाख सेना क्या है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था जॉइन करवाया, और उनको 1 साल का नगद वेतन दे दिया। मतलब एक सेना लिया तो उसको 1 साल का नगद वेतन दिया, क्योंकि बहुत दूर लड़ाई करने जाना था कि युद्ध में आएँगे कि नहीं आएँगे, इसलिए क्या था उनके घर वालों ने 1 साल का वेतन ही ले लिया। लेकिन क्या होता जब ये आधे रास्ते में पहुँचे तो उसी समय क्या होता खुरासान का जो राजा था वो उनको अपदस्थ करके हटा दिया गया था। मतलब वहाँ के जो दूसरे राजा थे या दूसरे जो लोग थे उनको हटा दिया गया था। जब हटा दिया तो जिनके साथ उन्होंने ट्रीटी किया था वो तो राजा रह नहीं गया, इसलिए उनका प्लान क्या हुआ फेल हो गया। कराचील अभियान जो इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है इसको कराचील कहते थे उस समय की बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही अभियान करना शुरू किया, लेकिन क्या है जो उनके आर्मी थे उसमें मलेरिया और प्लेग फैल गया, और सेना क्या था ऐसे ही समाप्त होने लगे। तो फिर सेना ने क्या युद्ध करने से मना कर दिया और सेना वापस भागने लगे। इसलिए क्या था कराची अभियान भी फेल हो गया था। तो ये दोनों अभियान है, अभियान मतलब कहीं पे क्या था मूवमेंट करना अभियान कहते हैं। तो उसी में भी क्या ये दोनों भी क्या है फेल हो गए। इब्न बतूता इनके दरबार में आए थे। ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। और इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या है? रहेला। उसके बाद इब्न बतूता को क्या है काजी बनाया गया था, दिल्ली का काजी बनाया गया था। दिल्ली का काजी, काजी मतलब जो न्याय करते थे, काजी बनाया गया था। दूसरी बात क्या था, इसे चीन भेजा, राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मेन घटना। और एक बात ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार में, हिंदुओं के होली में भाग लिया था। होली में भाग लिया था। उदार व्यक्ति था इसने भाग लिया था। कट्टर होते तो ऐसे भाग नहीं लेते हैं होली में भाग। ये भी ध्यान रखिएगा। जो एमबीटी था, एमबीटी ने क्या किया, एमबीटी ने हिंदुओं के जो होली था उसमें भाग लिया। देखिए, अब जब मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ हुआ है उसके बाद क्या था उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। इसके बाद शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक।
इनको क्या है प्लस मानते हैं। इन्होंने बहुत रिफॉर्म किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रिफॉर्म किया था। इन्होंने बहुत सारे क्या सुधार या व्यवस्था प्रशासन में इन्हें अच्छा काम किया था। लेकिन ये धार्मिक कट्टर थे, लेकिन प्रशासन में अच्छा काम किया। पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो हरियाणा और जो पंजाब वाले क्षेत्र में, इनमें नहरों का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया और नहरों से जो सिंचाई होती थी उसमें सिंचाई कर लगाया, यानी इरिगेशन टैक्स लगाया। इसे कर इसके समय पे लगाया गया था। उसके बाद ये जो हरियाणा वाले क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे बाग बगीचे लगाए थे। हरियाणा क्षेत्र में, उसमें हरियाणा तो कहते नहीं थे, पंजाब वाला क्षेत्र था, क्षेत्र में बाग बगीचे लगवाए। आपको पता था कि जो मुसलमान लोग जो आए थे, यही भारत में क्या बाग बगीचे शौकीन थे। इन्होंने लगाना शुरू किया था कि भारत के लोग क्या था, एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड था, बाग बगीचे लोग ज्यादा नहीं करते थे। क्योंकि ये लोग जिस क्षेत्र से आए थे वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होते थे, बाग बगीचे और व्यापार ज्यादा होते थे। इसलिए क्या है, इन यहाँ पे क्या, तो इसलिए इस आम के, इसके लिए देखिए, इसमें जो काम करने वाला था उसके लिए उन्होंने दास विभाग, एक दास विभाग बनाया था, जिसे कहते थे दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या है, दास विभाग था। तो दास विभाग किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तीसरी बात क्या था, इन्होंने बहुत सारे नए शहर बसाए थे, जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। ठीक है, तो ये जो नए नए जो शहर है, इन शहरों को किसने बसाया था, इन शहरों को बसाया था आपके मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है, आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं। देखिए, इससे इसके समय कुतुब मीनार का क्या फिर से निर्माण हुआ था, समझिएगा। देखिएगा, आपको पता है कि जो कुतुब मीनार जो बनाया गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने जब कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, तो कुतुब मीनार में 4 मंजिला होते थे, 4 उसका स्टोरी था। लेकिन क्या है, फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो चौथा मंजिल है ना, वो गिर गया था, क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, जो चौथा मंजिल गिर गया था उसके जगह पे 2 मंजिल और बनवाया था। तो इस समय अगर आप फोटो वगैरह या देखे होंगे, तो कुतुब मीनार क्या है, 5 मंजिला मीनार है। कितने मंजिला मीनार है, 5। तो फिरोज शाह के समय में क्या था, इसका जो अंतिम 2 मीनार मंजिल है, उसका निर्माण किया गया। यानी कुतुब मीनार का अंतिम रूप से निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह। कुतुब मीनार का अंतिम रूप से निर्माण करवाया किसने, फिरोज शाह। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया है। और कुतुब मीनार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुतुब मीनार का अंतिम रूप से निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इन्होंने गरीब मुसलमान महिला, यानी जो लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए क्या है, दीवान ए खैरत शुरू किया। दीवान ए खैरत, खैरत मतलब इसमें दान वगैरह दिया गया। इसमें क्या था, मुस्लिम गरीब कन्याओं के शादी हेतु, कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग
दिया जाता है, आर्थिक सहयोग दिया जाता है, तो इसको दीवाने खैरत कहते हैं। समझिएगा। इसमें क्या है, उनको आर्थिक सहयोग देने की बात इसमें। उसके बाद क्या है, फिरोज शाह तुगलक थोड़ा धार्मिक कट्टर व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके बेटे के जगह पे खुद राजा बने थे, यानी सुल्तान बने थे। तो जब खुद इस तरह से गलत काम करके आएंगे ना, तो ऐसे देखिए, जो लोग गलत काम अधिक करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं धर्म का सहारा ही लेते हैं, कि धर्म का सहारा लेने पर उनको क्या एक नैतिक बल मिलता है। जो समाज में जो नैतिक बल है, इसलिए देखिए, जो लोग जितने ज्यादा करप्ट होते हैं वो लोग उतने ज्यादा क्या, तो धर्म को ज्यादा मान्यता देने की बात करते हैं। तो क्या था उसके पीछे, चाहे आप इतिहास के जितने भी बड़े बड़े राजा को देख लीजिएगा, वो सब है, मतलब वास्तविक इतिहास में देखिएगा, धर्म ग्रंथ वाला राजा को मत देखिएगा, उसमें तो अलग देखा जाता है। लेकिन जो इतिहास के अधिकतर राजाओं को देखिएगा, जो महान व्यक्ति है, इनको देखिएगा, अधिकतर लोग क्या होता है, धर्म का ही सहारा लेता है, जिससे क्या होता है, नैतिक बल मिलता है लोगों में, उनकी एक क्या होता है, नैतिकता का स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए ये माना जाता है। इनके समय पे क्या है, जब धार्मिक हुआ तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी क्या है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। देखिए, जो जजिया कर था ना, वो केवल ब्राह्मणों और महिला और बच्चों पर नहीं लगाया जाता था, ये शरीयत के अनुसार किन पर नहीं लगता था, ब्राह्मणों में उन ब्राह्मणों को नहीं लगता था जो पुरोहित होते थे। देखिए, सभी ब्राह्मणों पे नहीं होते थे, जो पुरोहित होते थे उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। और दूसरा है महिलाओं पे, क्योंकि महिला उस समय वर्किंग में थी नहीं, तो उन पे टैक्स कहाँ से देगी वो। आजकल देखिए, भारत इतना तरक्की करने के बाद 26-27% महिला वर्किंग है, उस समय की बात तो अलग ही है। बच्चों बच्चों का कोई इनकम का सोर्स नहीं था, उनको भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है, जो पुरोहित थे या जो पुरोहित टाइप के जो ब्राह्मण थे, उन पर भी क्या टैक्स लगा दिया। देखिए, क्या होता है, धार्मिक ये सब लगाने का मेन मकसद होता है बचना, अपनी नैतिकता को बनाए रखना समाज में, वो होते हैं। इसलिए देखिए, जो लोग जितना ज्यादा अमीर होते हैं वो लोग उतना ज्यादा दान दक्षिणा, जो अमीर बनने के बाद करते हैं, अमीर बनने के प्रोसेस में कम करते हैं, लेकिन अमीर बनने के बाद करते ज्यादा, क्योंकि समाज में नैतिकता का स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से क्या है, फिरोज शाह तुगलक शासक बने। और फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन महमूद क्या है, शासक बनता है। कौन बनता है, नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के समय, नसरुद्दीन महमूद के समय क्या होता है, के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग कहाँ के थे, ये मंगोलिया के थे। आज एक देश का नाम सुने होंगे, मंगोलिया, जो चाइना और रशिया के बीच में है। मंगोल थे कुल मिला के। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंगेज खां। देखिए, चंगेज खां क्या था, मुसलमान नहीं थे। एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंगेज खां। चंगेज खां बौद्ध थे, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। लेकिन तैमूर लंग क्या थे, मुसलमान थे। और इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है तैमूर लंग। इतिहास का सबसे क्रूर या क्रूएल माना जाता है, बहुत ही क्या होता है, निर्दयी शासक माना जाता है। कि जहां से ये गुजरते थे, वहां से 15 साल के ऊपर के जितने भी पुरुष होते थे, उनको सबको मार डालते थे, उसका विरोध करने वाला कोई ना मिले। तो इन्होंने 1398 में दिल्ली पर आ गए, और दिल्ली में उसमें नसरुद्दीन महमूद क्या थे, शासक थे। और नसरुद्दीन महमूद को याद है, शासन व्यवस्था छोड़ के भाग गए, और 15 दिन तक दिल्ली को लूटा। और दिल्ली में उस समय की साहित्य में विवरण मिलता था कि दिल्ली में लगभग पुरुष समाप्त हो गए थे। वो केवल हिंदुओं को नहीं मारे थे, मुसलमानों को मारे थे। देखिए, जो क्रूर जो शासक वर्ग होता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, उनको राज सत्ता किस तरह से मिले वैसा ही बोलेगा। अगर आज देखिएगा,
अगर हमारे देश में अगर मुसलमान ज़्यादा हो जाएगा, तो जो भी शासक बनेगा वो मुसलमानों की तारीफ़ करेगा। अभी हिंदू ज़्यादा है तो उसका ब अब देखिए हिंदू में क्या है आजकल अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हो तो ओबीसी का बड़ा मुद्दा हो रहा है। क्योंकि अभी देखिए बिहार का क्या है, जातीय जनगणना आया है, आज आप लोग अगर सुने होंगे, तो उसमें क्या है 63% यानी 63% जो पॉपुलेशन है बिहार के, वो है क्या है ओबीसी से आते हैं और 15% लगभग क्या है जनरल के हैं। तो अगर बताइए जिनको ओबीसी का सपोर्ट मिल जाएगा, एक ही केवल ओबीसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो प्रधानमंत्री, मंत्री सब कुछ बन जाएगा उसी पार्टी का। जनरल के वोट का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं रह गया। जनरल से ज़्यादा तो एससी ज़्यादा हो गया बिहार में 19% एससी हो गए और जनरल है 15%। तो आप बताइए का जो योजना होगा या जो भी चीज़ बनेगा तो उसमें क्या होगा? या चुनाव का जो रणनीति होगा उसमें क्या होगा जनरल ज़्यादा फ़ोकस में नहीं होगा। फ़ोकस में कौन होगा? या तो एससी होगा या तो ओबीसी होगा। कि उनसे वोट मिलेगा, उन्हीं सत्ता मिलने वाला है। इसीलिए कि आज का हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनको क्या है, अपने आप को बोलना पड़ा मैं ओबीसी जाति का हूँ। इससे पहले मतलब कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोलते नहीं थे, लेकिन आजकल बोलना पड़ रहा है। आजकल देखिए विपक्ष वाले भी क्या है, जो महिला आरक्षण है उसमें ओबीसी के को भी क्या है, महिलाओं को अलग से कोटा देने की बात कर रहा है। जिससे क्या ओबीसी वोट क्या है, अगर अभी पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, लगभग क्या होगा 60% क्या होगा, ओबीसी जनसंख्या भारत में है। तो बताइए जो भी सत्ता में होगा नेता किसकी बात करेगा? ओबीसी की बात करेगा। ओबीसी जिसका होगा उसका सरकार बनेगी। तो इसलिए होता है कि जो भी जिस होता है उसी का सिस्टम चलते रहते हैं। तो उसमें अगर आप इतिहास के रूप में न्याय करेंगे तो राजा क्या होता है कोई धर्म वर्म को उतना ज़्यादा नहीं मानते, वो अपने राज सत्ता को पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। जो भी राजा बनता है या जो भी शासक करता है। तो ध्यान रखिएगा जो तैमूर लोग थे केवल हिंदुओं को नहीं मारा था, जो मुसलमान थे वो क्योंकि मुसलमान शासक थे तो पहले मुसलमानों को मारेगा तो सेना को तो ये दुनिया का क्या है सबसे क्रूर शासक माना जाता है तैमूर लंग को। ये कहाँ के शासक थे? मंगोलिया के शासक थे। उस समय मंगोलिया का आक्रमण को रोकने के लिए चीन ने क्या है जो अपना ग्रेट वॉल बनाया है, जो महान दीवार जो बनाया ना, इन मंगोलों को रोकने के लिए बनाया गया था। जो चीन में आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा दीवार जो बनाया गया है, वो चीन को इन आक्रमणकारियों से रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये बहुत लड़ाकू देखिए क्या था यहाँ पे मरुस्थल है, तो मरुस्थल में लोग लड़ाकू होते हैं, जीवन जीने के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया के लोग उतने लड़ाकू क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे जीवन उतना कठिन नहीं है। कृषि बहुत आसानी से हो जाता है, लोगों को उतना क्या है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। देखिए मैदान की अपेक्षा क्या पहाड़ के लोग ज़्यादा साहसी होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना मैदान की अपेक्षा थोड़ा-सा कठिन है। तो जहाँ पे कठिनाई होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा साहसी बनते हैं। तो उनमें देखिए आर्मी में देखिएगा पहले